जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, यानी ये जो सेगमेंट होता है इसमें हम सेहत की बात करते हैं कि इंसान की सेहत को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचता है रमज़ान अल मुबारक में या रोज़े रखने से। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारा रोज़ा और सेहत ये सेगमेंट जो है डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फिजियोथेरेपी, यानी रिहैबिलिटेशन और अपने जिस्म को किस तरीके से आप फिजिकल एक्सरसाइज के ज़रिए जो है सेहतमंद बना सकते हैं। यानी एक तरफ दवाएं खाई जाती हैं, दूसरी जानिब फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका जॉइंट्स जैम हो जाएं, या कोई मोटापे का शिकार हो, या कोई फालिज का शिकार हो, या फिर किसी का बाईपास ऑपरेशन हुआ हो। नाजरीन, ये तमाम ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें दवाओं से ज़्यादा अगर कोई चीज़ काम करती है तो वो है फिजियोथेरेपी। यानी कुछ दिन की फिजियोथेरेपी के बाद एक ऐसा शख्स जिसे बहुत बड़ा फालिज हुआ होता है, जो चल नहीं सकता है, वो चलने फिरने भी लगता है, बोलने भी लगता है, बातें भी करने लगता है, और उसकी हाथों की ग्रिप जो है वो भी बराबर हो जाती है। ये किस तरीके से मुमकिन होता है, इन तमाम हवालों से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं डॉक्टर सैयदा तूबा नूर, जिनका ताल्लुक ईसा लैब से है, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तूबा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि फिजियोथेरेपी जो की जाती है किन किन बीमारियों में ये कारआमद रहती है? हर वो बीमारी जिसमें मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उस हर बीमारी में होता है। अब चाहे वो ऑपरेशन हो या ऑपरेशन के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हो या एक्सीडेंट के थ्रू हो जाए, या यूजुअली जो सो के उठ जाते हैं और शक्ल आपकी आदि ख़राब हो जाती है जिसको बेल्स पैल्सी कहा जाता है, उसमें भी ये कारआमद है। बाकी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जिस्म के दूसरे आज़ाओं का दर्द, सब में ये कारआमद साबित हुई है अब तक। अच्छा, बेल्स पैल्सी में क्या होता है? मैं लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। लकवा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम उर्दू में लकवा कहते हैं। नाज़रीन, इंसान सो के उठता है, अचानक से पता चलता है जी एक तरफ से पानी भी गिर रहा है, एक आंख अगर ऊपर कर रहे हैं तो एक आंख नीचे जा रही है, एक आंख ऊपर जा रही है, हंस रहे हैं तो मुंह टेढ़ा हो रहा है। इसको कहते हैं बेल्स पैल्सी। फेशियल नर्व पैल्सी कहलाती है। क्यों होती है, क्या वजह होती है, ये भी जानेंगे, और ये जानेंगे कि इसमें क्या फिजियोथेरेपी की जाती है। जी तूबा, बताइए। इसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ की जाती हैं, मशीनरीज होती हैं, उसके इस्तेमाल से किया जाता है। फिर दूसरा आपके पास जो है डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ की टेक्निक्स होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसमें डिफरेंट स्केल्स होते हैं, 6 इसकी कैटेगरीज़ होती हैं। उन कैटेगरीज़ के हिसाब से फिर हम पेशेंट को असेस करते हैं। असेस करने के बाद उनकी जो है एक्सरसाइजेज बता दी जाती हैं, तो वो ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू चलता है जब तक वो सही नहीं हो जाते। अच्छा, फिजियोथेरेपी सिर्फ फिजिकली हाथ से एक्सरसाइज करवाई जाती है, या इसकी कुछ अब मशीन्स भी आ गई हैं, इलेक्ट्रोड्स भी आ गए हैं जिनसे कुछ एक्टिवेट किया जाता है मसल्स को? जी, जिसमें जो है आप यूजुअली बेसिक मशीन्स हैं, हॉट पैक एंड कोल्ड पैक से स्टार्ट होते हैं। फिर वाइब्रेटरी मशीन्स हैं, टेंस है, SWD है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के गैल्वेनिक वोल्टेज होता है, फिर फेरेटिक वोल्टेज के मशीनरीज होती हैं। फिर हमारे पास दूसरी और बड़ी मशीनरीज आ जाती हैं, CPM हैं डिफरेंट। फिर इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्लाइडिंग, स्टैंडिंग, सिटअप्स, ट्रैक्शन मशीन्स। तो मशीन से भी काम होता है, मैनुअल वर्क भी होता है, और एक्सरसाइजेज भी की जाती हैं। तमाम चीज़ें कंबाइन करके की जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऐसे मरीज़ जिनको कि किसी वजह से, फालिज की वजह से एक साइड पे अगर बिल्कुल ताकत कम हो जाए और उनसे बिल्कुल कोई चीज़ उठाई ना जा रही हो, या सीधे हाथ पे अगर ताकत कम हो जाए, चला नहीं जा रहा हो, लड़खड़ा रहे हो, कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं कि ऐसे मरीज़ नॉर्मल हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे और उनके फालिज के असरात कम हो जाएंगे? फालिज के असरात कम हो जाते हैं अप टू 90 to 95%। अच्छा, इट डिपेंड्स के कंडीशन क्या है और टाइम कितना हो गया है। अगर यंग एज में होता है फालिज, इवन मैंने 22 ईयर्स ओल्ड बॉय को भी देखा है जिनको फालिज हुआ था। 22 ईयर्स को बाकायदा पैरालिसिस हुआ है? बाकायदा पैरालिसिस हुआ था, तो वो रिकवरी चांसेस ज़्यादा होते हैं उस एज में, यंग एज में ज़्यादा चांसेस होती है, तो आपके पास उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर किसी 70-80 ईयर ओल्ड को होता है तो वो अप टू एरियाज आ जाते हैं कि उनकी डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें फिर सिर्फ डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी किसी के मोहताज ना रहें, इस हद तक उनकी एक्टिविटीज़
नॉर्मल की जा सकती हैं। अच्छा, पहले हमने सुना था कि फिजियोथेरेपी सिर्फ आज़ा की होती है, बाद में ये मुझे बताइएगा कि क्या जिन लोगों को बलगम हो जाता है सीने में और बलगम नहीं निकाल पाते, बेड रिडन या ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, तो क्या उनकी भी फिजियोथेरेपी की जाती है ताकि उनका बलगम सीने से बाहर आ जाए और वो बेहतर हो जाए? जी बिल्कुल, इनकी कैसे होती की है। जाती है उनकी फिजियोथेरेपी? ये हमारे पास पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के आता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आता है। इसमें जो है परकशन, वाइब्रेशन, ACBTs एक्सरसाइजेस होती हैं, तो मैनुअल परकशंस की जाती हैं। इसके अलावा आपके पास पोजीशनिंग की जाती है कि आपके कौन से सेगमेंट में लंग अफेक्टेड होते हैं यूजुअली, क्योंकि कोविड में हम देख चुके हैं कि आपके पास सेक्रेशंस जमा हो जाती हैं लंग के पोर्शंस में। तो एक आपके पास मेडिकेशन से चल रहा होता है कि अंदर से जो सेक्रेशंस आ रही हैं वो आप वहाँ से रोकें, और दूसरा फिजियो का काम ये होता है इसमें कि जो सेक्रेशंस जमा हो गई हैं उनको उस सेगमेंट से रिमूव करना है ताकि वो ब्रीदिंग में जो है उसको हेल्प आउट हो, ब्रेथलेसनेस ना हो। तो उसमें फिर फिजियो का ये रोल होता है कि आप उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, सांस की वर्जिश होती है, डिफरेंट मशीन्स होती हैं। इसमें इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के नाम से बहुत इफेक्टिव मशीन है, छोटी सी है, 3 बॉल्स की है, लेकिन वो काफ़ी इफेक्टिव है काम में इसमें। आती है। इसके अलावा पीछे मसाजर भी लगा के वाइब्रेशन देते हैं ताकि मसाजर आप मसल्स रिलैक्सेशंस में करते हैं, वो अच्छा। आप चेस्ट फिजियोथेरेपी में नहीं आता। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा परकसर आता है, परकसर जो आता है जो कि परकसर आता है, वाइब्रेशन से वो वाइब्रेशन, जी। मसाजर इज अ डिफरेंट थिंग, वो मसल से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो परकसर आता है, वो उसमें जो है उसका रोल होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी में, तो उसमें हम उससे काम लेते हैं, और बाकी एक्सरसाइजेस के थ्रू होता है, या ड्रेनेज पोजीशनिंग्स होती हैं उनको हम इस्तेमाल उनसे कर देते हैं, पाइप से फिर डाल के सक्शन भी करते हैं। सक्शन आउट करते हैं, इसलिए ताकि जो सेक्रेशंस आपके ट्रैकिया में आ गई हैं, विंड पाइप में आ गई हैं, तो उनको उसको हम निकाल सक्शन लिया आउट कर लें ताकि वो वापस ना जा सके। उससे फर्क पड़ता है सक्शन करने बिल्कुल, से? सक्शन से फर्क पड़ता है। आप पेशेंट अगर- का चेस्ट क्लियर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोविड में काम किया आपने इस किस्म के? बिल्कुल, मैंने कोविड में काम किया है। उस टाइम मैं डाउ हॉस्पिटल में काम कर रही थी। अच्छा, तो कोविड में ICUs में, तो CCUs डर में, नहीं लगता था कोविड पेशेंट की सक्शन करना? Patient इतना तो फिर- मुताद्दी मर्ज है, और उसके बाद उसमें आप पेशेंट, वो तो शुरू में तो ये आलम था कि लोग जिस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग छोड़ के चले जाया करते जी थे, बिल्कुल ऐसे ही तो था। फिर किस तरीके से आप को खुद हुआ कोविड? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं आपको हुआ। कोविड नहीं हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये होता था कि पेशेंट है, वो इलाज के लिए आए हैं, काफी थिक अपनी- सिक्रीशंस हो जाती है कोविड में, बहुत थिक होती हैं। और ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ता है जब वो सिक्रीशन निकाल दी जाती हैं? तो यूजुअली जो हमें पेशेंट मिलता था सक्शनिंग के लिए कि इनका जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, तो उनकी सैचुरेशन 65-70 होती थी, अच्छा, जो आप नॉर्मली सैचुरेशन चेक करते हैं, ठीक है। SpO2। तो उसके बाद उनकी अप्रॉक्स 90-92 तक पहुंच जाती थी चेस्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी सक्शन के बाद जो है सक्शनिंग के बाद। इतना फर्क पड़ जाता था, जी। तो बिल्कुल म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं उन लोगों के थिक कोविड में। सेक्रेशंस होती हैं आपकी, जो स्लाइवा सेक्रेशंस जहाँ तक आ जाती हैं वो तो इजीली निकल जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो है आप जो स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन होता है, उसको इंजेक्ट करके और फिर जो आप बाकी सेक्रेशंस को निकालने की कोशिश करते हैं, तो यूजुअली निकल आती हैं, लेकिन वही आपके पास सक्शन भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वो चंद सेकंड्स में आपको निकालनी होती हैं, वरना वो वापस चली जाती हैं। वापस चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे बाईपास ऑपरेशन किसी का हो जाता है या एंजियोप्लास्टी हो जाती है, क्या फिर उसे बाकायदा एक रिहाब में जाना चाहिए, रिहैबिलिटेशन करवानी चाहिए अपनी, ताकि वो आधा पौन घंटा डेली पैदल चल सके, साइकिल चला सके? क्या प्रोसीजर होता है? कार्डियक के पेशेंट बनने से पहले आप कार्डियो फिटनेस में आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यानी पेशेंट बनने के बाद बनने से आएंगे तो पहले फिर आप- फायदा जी, कुछ नहीं, हमारा डोमेन पहले ही बहुत कार्डियो बड़ा में आ है। जाए। हमारा डोमेन बहुत बड़ा है, उसमें पेशेंट भी आते हैं, उसमें क्लाइंट्स भी आते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेशेंट सेहतमंद होते हुए आ जाए, आप क्लाइंट बन जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनएक्टिविटी जो है, डेली इनएक्टिविटी, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है, वो अब लीडिंग कॉज आ रही है डेथ की 5th पे। तो इस हिसाब से जो हार्ट डिजीज़ के हिसाब से डेथ रेशियो आ रहा है, वो 1st पे आ रहा है। बढ़ जाता है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू बाईपास के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको पहले टेस्ट किया जाता है कि उनकी कितनी फिजिकल इनएक्टिविटी है, या वो किस लेवल तक एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। पहले वो बाईपास से पहले टेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो उन्हें समझा दी जाती हैं, ताकि बाईपास के पास जब वो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको वो पता होता है कि बाईपास से पहले उनका क्या रेशो था और बाईपास के बाद अब वो कितना कर पाते हैं। तो एक उनके पास मार्जिन आ जाता है, टारगेट आ जाता है कि एटलीस्ट वहाँ तक तो उन्हें पहुँचना है। उसके बाद फिर ये होता है कि वो जब टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर उनको मोटिवेशन होती है कि हाँ, अब हम और बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी का रोल कार्डियक में वहाँ तक आता है, अलबत्ता जहाँ आपके पास आम बाकी लोगों को वैसे movement में है। क्या 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं?
بالکل کر سکتے ہیں. آج کل تو اگر آپ دیکھا جائے ویسٹرن سائڈ پہ تو وہاں تو کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہے ایون 80+ لوگ بھی جو ہے آج کل ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, جمناسٹک کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا دوبا آپ سے مزید گفتگو کریں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین کنٹینیو کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت, جو کہ عیسیٰ لیب کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیدہ طوبہ نور صاحبہ, جن سے ہم بات کر رہے ہیں فزیوتھراپی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ یعنی ہارٹ پیشنٹس کے علاوہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں, ان کو فزیوتھراپی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ موٹاپا آپ کو آتا ہے اسی سے کہ آپ سیڈنٹری لائف اسٹائل کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کام کاج کم کر دیتے ہیں یا کسی وجوہات کی وجہ سے وہ کم ہو جاتا ہے, یا آپ کی سٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. شروع وہاں سے ہوتا ہے, تو وہی فزیکل ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کا واحد حل یہی ہوگا کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آ جائیں. اچھا, تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ٹریڈ مل بہتر رہتی ہے, سائیکلنگ کہتے ہیں ٹریڈ مل سے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں, ٹریڈ مل نہیں کرنی چاہیے. پہلے ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ DXT ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں گریڈنگ ایکسرسائز ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کہ آپ کون سے گریڈ کی کون سی لیول کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. پہلے آپ کے فیشیا اسٹیٹس چیک کی جاتی ہے, مسل اسٹرینتھ چیک کی جاتی ہے, بون ڈینسٹی چیک کی جاتی ہے. پہلے آپ کا جو ہے ساری چیزیں چیک کیا جاتی ہیں. نہیں ویسے درست ہے کہ ٹریڈ مل اگر آپ کو آسٹیوپوروسس کا آسٹیوپینیا کا مسئلہ نہیں ہے تو بالکل وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. لیکن ان کیس اگر آپ الحمدللہ بہتر ہیں, صحیح ہیں, بونز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر نہیں ہوگی, صحیح ہے, تو نہیں ہوتی, پھر نہیں ہو سکتی. اور ٹریڈ مل سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کھلے میدان میں جا کے واک کریں, کیونکہ ٹریڈ مل آپ کرتے ہیں ایک بند کمرے میں, تو وہ جو ہے آپ کے پاس آکسیجن کنزمپشن کی وجہ سے باقی پرابلمس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اٹ از بیٹر کہ جو ہے آپ باہر جا. سائیکلنگ کیسی ہے؟ سائیکلنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس صرف لوور لم کے مسلس کو انوالو کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹریڈ مل. مین اوبیسٹی کا مسئلہ بھی تو پیٹ سے لے کے یہی تو مین ٹرنکل اوبیسٹی, اور دیکھیں صحت کے لیے خطرناک بھی ٹرنکل اوبیسٹی ہے. اگر ٹرنکل اوبیسٹی جس کو ہوتی ہے اس کو دل کی بیماریوں کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اوور آل موٹا آدمی اس کو اتنے دل کی بیماریوں کے چانسز نہیں ہوتے, تو اس کے لیے کیسی ہے سائیکلنگ؟ ٹرنکل اوبیسٹی آپ کے پاس سائیکلنگ سے تو نہیں ہوگی صحیح, کیونکہ اس میں آپ کے ایپس ویک ہو جاتے ہیں, اس میں کام میں نہیں آتے ہیں اتنے ایز کمپیئر ٹو ٹریڈ مل. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, پائلٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس یوگا کی ایکسرسائز ہوتی ہیں, ایروبکس اس میں بہت بڑا رول فرق پڑتا ہے. جی بالکل. تو ٹرنکل اوبیسٹی میں آپ کے پاس ہم اوور آل باڈی کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ جو اوبیسٹی ٹرنک میں آتی ہے آپ کے پاس ایپس میں جمع پورے باڈی سے ہو کے آ رہی ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس بہت تھک ہوتی ہے, وہ اتنی آسانی سے جاتی نہیں, وہ بہت ڈھیٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے چربی بھی ڈھیٹ ہوتی ہے, اتنی بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتی ہے. اچھا, وہ جتنی دیر سے جاتی ہے اتنی جلدی واپس آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اچھا الیپٹیکل مشین کیسی ہوتی ہے جو ہاتھ بھی موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اور الیپٹیکل مشین آپ کے پاس پہلے آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ایڈوائز کی جاتی ہے. وہ ڈائریکٹ ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں ذرا بتائیے, ویسا لیب کو پتہ تو چلے نا, ٹیسٹ کون سے کہاں سے کرا سکتے ہیں؟ فزیکل ایکٹیویٹی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کیا کیا ٹیسٹ ہیں وہ؟ پہلے ہمارے پاس جب کلائنٹ آتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس جمنیزیم میں کلائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, تو جب کلائنٹ آتا ہے تو ہم پہلے اس کا BMI ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے ہائٹ اور باڈی ویٹ کی وجہ سے اس کا کیا ماس ریشو آ رہا ہے. اس کے بعد ان کی چیک کیا جاتا ہے کہ فیٹ اسٹوریج کتنا ہے اور ماس اسٹوریج کتنا ہے, ماس میں کتنی جو ہے وہ, یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیک کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس کی ایکٹیویٹی چیک کرتے ہیں کہ وہ وارم اپ پہ ان کا جو ہے وہ ہارٹ ریٹ کا ریشو کتنا جا رہا ہے. تو میکسیمم ہارٹ ریٹ کا جو ہم ریشو رکھتے ہیں 220 مائنس ایج, تو اس سے پھر ہم ہارٹ ریٹ کا کیپیسٹی معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم فٹ پروگرام کی طرف جاتے ہیں, فریکوینسی, انٹینسٹی اینڈ ٹائم ڈیوریشن. یہ ساری چیزیں عیسیٰ لیب پہ ہو جاتی ہیں؟ یہ ساری جمنیزیم میں ہوتی ہیں, میں خود پرفارم کرواؤں گی اگر آپ آئیں گے تو. اچھا, تو آپ کا اپوائنٹمنٹ کہاں سے لینا ہوگا؟ گلشن حسن اسکوائر برانچ میں میرا ہوتا ہے ٹائمنگ. حسن اسکوائر برانچ جو عیسیٰ لیب کی برانچ ہے, وہاں پہ آپ کی کیا ٹائمنگز ہیں؟ مارننگ کی ٹائمنگ ہے میری 9 to 4. اچھا, کسی بھی وقت آ جائیں تو ہم وہاں پہ پھر وہاں سے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا. پھر آپ جمنیزیم لے کے جائیں گی یا کیا ہوگا؟ پھر ایڈوائز کی جاتی ہیں ایکسرسائزز کہ اگر آپ. اور جمنیزیم ٹائمنگ کیا ہے آپ کے؟ سر جمنیزیم ہمارے پاس ابوالحسفانی برانچ میں ہے, تو اگر آپ ایلیجیبل ہیں جمنیزیم کے لیے تو پھر ہم ڈائریکٹ وہیں ریفر کر دیں گے, وہاں پہ ریفر کرتے ہیں. جی. اچھا, اور یہ جو ہڈیوں کا کمزور ہونا اور اس کے ٹیسٹ کون کون سے ہیں جو کرائے جا سکتے ہیں؟ اس کے ٹیسٹ آپ کے پاس وائٹامن کے, کیلشیم کے, اور باقی آپ کے پاس ایک CBC اوور آل ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کیس کوئی انفلیمیشن یا انفیکشن کے چانسز تو نہیں ہیں.
پھر اس کے علاوہ BMD ٹیسٹ ہوتا ہے, بون یہ ساری برانچز پہ ہو جاتا ہے عیسیٰ لیب کی؟ جی سب برانچز پہ. ٹھیک ہے. کوئی میسج جو آپ رمضان کے حوالے سے دینا چاہیں, رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے, جسم کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ رمضان المبارک میں تو پہلے یہی ہے کہ روزہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیٹے رہیں اور آرام ہی کریں, ہاں کیونکہ باقی دنیا میں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر رمضان کے بھی روزے رکھتے ہیں. واہ. تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے آپ رمضان کے علاوہ کام کرتے ہیں وہ کام وہ سارے نارمل کرتے رہیں. بالکل کنٹینیو رکھیں, تاکہ آپ کا جو روزے کا مقصد ہے, روزے میں یہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سائنس کہ آپ کے جو کینسریس سیل باڈی میں بن جاتے ہیں باقی 11 مہینوں میں, وہ باڈی خود کھا جاتی ہے. تو کینسر پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں یہ رمضان میں. تو اگر آپ ویسے ہی انیکٹیو ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے یہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے, یا ہو سکتا ہے اسٹاپ ہو جائے. تو اٹ از بیٹر کہ جو ہے آپ ایکٹیویٹیز میں رہیں. آپ خود بھی کرتی ہیں ایکسرسائزز یا نہیں؟ جی بالکل. ہیں ساری ایکسرسائز پہلے خود کر کے ٹیسٹ کرتی ہیں؟ پہلے میں اپنے اوپر ٹیسٹ کرتی ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ کون سے مسئلے میں ماشاءاللہ لگ رہا ہے ویسے دیکھنے میں, پتہ بھی چل رہا ہے کہ واقعی. اچھا چلیں, بہت بہت شکریہ سیدہ طوبہ, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا. اور واقعی آپ کا جس طرح کا نام ہے ویسے ہی آپ پہ نور بھی بہت ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کوثر علی. کوثر, درخواست کروں گا چند اشعار کسی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرما دیں. پھر اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم 2 اشعار کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہم کرائیں گے شہنشاہ نقوی صاحب سے. علامہ شہنشاہ نقوی سے ملاقات ہوگی, لیکن ابھی ہم ایک کلام شامل کریں گے. جزاک اللہ. یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم ان کو موجود پایا, خدا کی قسم ان کو موجود پایا, جو سر کو جھکایا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا